स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने को लेकर किस तरह का रास्ता आपको अपनाना चाहिए। यहां पर बात केवल स्टॉक्स की नहीं होती है, केवल कंपनियों की नहीं होती है, बल्कि आपके लिए कितने सुरक्षित तरीके से और कितनी समझदारी से आपको एक रणनीति बनानी चाहिए, इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, भले ही वो शेयर बाजार के जरिए स्टॉक खरीदकर हो या किसी और रूट से म्यूचुअल फंड के जरिए हो या आपके पूरे निवेश पोर्टफोलियो में इक्विटी की भागीदारी आपको किस तरह सोचनी चाहिए, किस तरह से प्लान करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम इस शो में देते हैं और अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश होगा, उसे आप स्कैन कर दें और अपने सवाल हमें भेज दें। आपका सवाल किसी स्टॉक के बारे में हो सकता है, अगर शुरुआत करना चाहते हैं शेयर बाजार में, आप एंट्री करना चाहते हैं, उसको लेकर अगर आप असमंजस में हैं, अपने सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा अगर अपने पोर्टफोलियो में आप कोई कंपनी को समझना चाहते हैं, कंपनी के कामकाज को लेकर कोई राय चाहते हैं, तो वो सब सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। बस इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपना सवाल हमें भेजिए। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए आगाज करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले का। ओमनाथ टंडन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। टंडन जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं सर? चलिए इनको हम कॉल लगाने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करनी है क्योंकि इन्होंने लंबी अवधि के लिए शेयरों के चुनाव को लेकर जो है सवाल पूछा है। निवेश के लिहाज से किस तरह से शेयर का चुनाव करना चाहिए, किन किन तरह के शेयरों का चुनाव करना चाहिए, कंपनियों को कैसे समझना चाहिए, ये इनका सवाल है। और एक बार प्रोड्यूसर साहब अगर फोन लाइन पर आ जाएं टंडन जी तो जरूर मुझे बताइएगा, इनसे तो अच्छी खासी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे जो सवाल पूछते हैं आपको अपने लिए काफी सारी सलाह इन सवालों से भी निकल कर आ जाती है। बहरहाल इनके सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के मेहमान कुणाल रामबिया। कुणाल आपके पास आऊंगी। तो टंडन साहब का सवाल बुनियादी तौर पर काफी सही है, इन्हें एंट्री करनी है शेयर बाजार में। इन्होंने अपना जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, एक तो नजरिया इन्वेस्टमेंट का है, लंबी अवधि का मान रहे हैं और साथ ही समझना चाहते हैं कि अगर शुरुआत करनी हो इक्विटी बाजार में खरीदारी की तो आपको किस तरह की शेयरों का, कंपनियों का चुनाव करना चाहिए। कुणाल सर्टनली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इनफैक्ट इसी पे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो सही है कि मार्केट में जो बाय करके होल्ड कर सकता है वही अच्छी वेल्थ बना सकता है। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम डेफिनेटली हो सकती है बट वेल्थ तो लॉन्ग टर्म से ही बन सकती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म हम कम चालू कर रहे हैं। व्हेन मार्केट्स आर एट द पीक तब जाके ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं या फिर करेक्शन में। तो पहले इनके क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखने होंगे। चेक द रेशियोज ऑफ द कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कैसी है वो हमें देखनी होगी। कंपनी का मुनाफा कितना होता है कंपेयर टू सेल्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, वाई ऑन वाई सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं वो समझना जरूरी है। कंपनी के सेल्स कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं और उस डायरेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उस पर ध्यान रखना होगा। एंड बेस्ड ऑन दिस हमें कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना होगा, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना होगा जो हम लंबी अवधि के लिए देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे निवेशक ऐसे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी समय सही होता है। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। जब पेंडुलम एक एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है तो हमें थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट के लिए वेट करना होता है। स्टॉक सिलेक्ट करके रखें बट रैंडमली इन्वेस्ट ना करें। जब मार्केट में पैनिक हो तब इन काउंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें लंबी अवधि में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये आपके काम की बात, आपको एक बेहतर नजरिया कुणाल जी की तरफ से मिलता हुआ। अगले जो कॉलर हैं, अगले जो निवेशक हैं उनको जोड़ते हैं। दिवस कुमार शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवस जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? बदलापुर सर, जौनपुर जिला। जी जी, तो बहुत बहुत स्वागत और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब बताइए कि आखिर आप जानना क्या चाहते हैं, आपकी क्या शंकाएं हैं शेयर्स को लेकर? सर हम जैसे कुछ शेयर खरीद लिए थे सर तेजी के टाइम में, अब सर वो सब माइनस हो गया, वही हम जानना चाहते थे होल्ड कब तक होल्ड करें, कैसे क्या। शेयर्स का नाम बता सकते हैं? सर आरबीएनएल, इरकॉन। ठीक है, लेवल्स बताइए, कब आरबीएनएल किस भाव पे खरीदा आपने, इरकॉन किस 296 आरबीएनएल है सर। ठीक है। और
252 इरकॉन। 252। इसके अलावा कोई शेयर है आपके पास? जी सर, इसके अलावा आयरेडा है, तो आयरेडा जब से लिए है तो डीप डीप ही जा रहा है। ठीक है, किस भाव पे लिया था इरेडा आपने? आयरेडा 169। ठीक है, चलिए आपके तीनों स्टॉक पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। जी 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 सर, अब ठीक। लंबी अवधि का ही है। ठीक 6 है, महीना ठीक। तो रोक ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, ठीक है। दिवस जी, बिल्कुल आपकी तमाम स्टॉक्स पे जो सवाल हैं, उनकी समस्याओं का, उनकी शंकाओं का समाधान हम करेंगे। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आरवीएनएल इन्होंने 296 के भाव पे लिया हुआ है। इरकॉन 252 के भाव पे लिया है। इरेडा का शेयर 169 के भाव पे लिया है। इन तीनों स्टॉक्स पे जरा विस्तृत नजरिया दीजिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। आरवीएनएल के नतीजे जो आए थे वो तो इतने खास नहीं थे, लेकिन इसका जो खास आकर्षण है वो इसके ऑर्डर बुक है, जो कि तकरीबन 665 बिलियन के आसपास है। अब इस तरह की जब ऑर्डर बुक होती है तो उससे हम ये देखते हैं कि वो रेवेन्यू के कितना गुना ज्यादा है। तो वो 3 टाइम्स ऑफ FY23 के रेवेन्यू है, इसके ज्यादा है। तो यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर रेवेन्यू यहाँ पे इतने उतरते रहेंगे तो वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को में मजबूती दिखाते रहेंगे और ईपीएस में बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो उस वजह से मेरा ये मानना है कि अभी तो ये होल्ड करें। 241 के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें 280 से लेके 290 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका इरकॉन पे था। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर भी मुझे यहाँ पे ठीक लगता है। मैं यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह दूंगी। और इसके पीछे का जो मेजर कारण है वो बेसिकली देखा जाए तो जो मैनेजमेंट की तरफ से रेवेन्यू गाइडेंस आ रही है लगातार, वो बेहद मजबूत आ रही है। मैनेजमेंट 115 बिलियन की यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस दे रहा है। और अब इस तरह की जब रेवेन्यू गाइडेंस दी जाती है तो वो अगेन कंपनी के लिए एक मजबूती का इशारा करती है, कंपनी के वित्तीय जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है उसमें। और उसी वजह से इरकॉन भी मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। स्टार्टिंग इसमें इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं 250 से 260 का। इरेडा की बात करें तो देखिए, इरेडा का एक ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएफसी ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, बढ़िया काम है। और देखा जाए तो नतीजे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन दिक्कत किधर है? वैल्यूएशन को लेके। वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जब आईपीओ आया था तब तो वो बिलो 100 रुपीज का था। उससे जो इसने एक तरफ मोमेंटम दिखाया, उससे इसका वैल्यूएशन जो मेरे को प्राइस टू बुक मल्टीपल हम एनबीएफसी कंपनीज के लिए वैल्यूएशन का एक माप लेते हैं, वहां पे ये काफी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। और ज्यादा वैल्यूएशन के बढ़ने की वजह से ही इसमें हमें बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह इरेडा के स्टॉक पर, और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। राहुल खान हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी राहुल जी, सवाल पूछिए। हेलो। राहुल जी, आप सुन हाँ, पा रहे मेरा हैं? शेयर है BHEL का, जो मैंने 22 रुपए पे खरीदा था। 100 शेयर खरीदा था, और मैं अच्छा। उसमें 10-15 साल तक ओके। रुकना चाहता हूँ। और एक है NHPC का, जो मैंने 33 रुपए में खरीदा था, वो भी 15-20 साल के लिए रुकना चाहता हूँ। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। हालांकि शेयरों की संख्या हेलो। थोड़ी कम है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर अच्छे स्टॉक सिलेक्शन आपने किए हैं। निवेश भी जो आपने किया है वहां से तो काफ़ी अच्छा, अगर प्राइस वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। BHEL देखिए 22 रुपए पर आपने लिया था, अब 260 का पहुंच चुका है। और NHPC इन्होंने 33 पर लिया था, वो 90 रुपए के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। NHPC पर तो हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। आस्था, सलाह दीजिए। दोनों ही स्टॉक्स इनको काफ़ी बेहतरीन मुनाफा हो रहा है और अभी भी समय दे सकते हैं इन स्टॉक्स को। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं BHEL की बात करूँ तो BHEL में तो आज के दिन में, या अपन बात करें तो बहुत बढ़िया न्यूज़ भी है। यहाँ पे एक थर्मल ऑर्डर इनको मिला है, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि थोड़ा-सा मोमेंटम स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। तो BHEL एक ऐसा काउंटर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और भी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब इन्होंने समय सीमा ही इतनी बड़ी बता दी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, उसमें बने रहा जा सकता है।
होल्ड करने की सलाह रहेगी बीएचईएल के काउंटर को। स्टार्टिंग के जो इमीडिएट टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 280 से लेके 300 के रहेंगे। हैं मनोज कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद, आपने सवाल अपना हमें भेजा और हमारी इस मुहिम में आप जुड़े। बताइए किस स्टॉक को खरीदा है और क्या सवाल है? मैंने एचडीएफसी का एक फ्यूचर का लॉट 407 में बाय किया हुआ है, 1407 में। 1407 में, ठीक है। हाँ, और मैंने कल उसको 44 पे बेचा है। मैंने परसों क्वेश्चन किया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो कल उसे 44 में निकाल दिया मैंने उसको 44 में। तो अब मुझे उसे दोबारा लेना चाहते हैं इसको, एक रिलायंस को, तो मैं कहाँ परचेज इसको करनी चीज के लिए? चलिए, आस्था क्या सलाह होगी इनके लिए? माफ कीजिए, मैं स्टॉक का नाम भूल गई। HDFC। एचडीएफसी, बिल्कुल यहाँ पे ये होल्ड करना चाहते हैं अपनी होल्डिंग को। 1407 के भाव पे इन्होंने एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करी। देखिए, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका जो सबसे मेजर पॉजिटिव है वो इसकी असेट क्वालिटी है, और असेट क्वालिटी के मामले में ये काफी काफी स्ट्रांग है इसके कंपेटिटिव बैंक्स के मुकाबले में। और जिस तरह का अभी हमने प्राइस डैमेज देखा है कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अभी हो चुका है। तो अब यहाँ से एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए स्टॉक की प्राइसेस में। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट तो अभी बड़ा ना रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से इनिशियली ये 1480 तक की जाने की क्षमता रखता है स्टॉक, तो वहां तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक की काउंटर। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रुकने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है एचडीएफसी बैंक में। और इसी नोट पर शेयर बाजार सबका अधिकार में हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों का सिलसिला जारी है। और इस बीच अगर आप भी अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, QR कोड जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे स्कैन कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल कर सकें। मिलते हैं। निवेशकों की बढ़ती रफ्तार पर एक खास खबर। एनएसई पर फरवरी में निवेशकों की संख्या 9 करोड़ के पार निकल गई। आखिरी 1 करोड़ निवेशकों का जुड़ाव अगर हम देखें तो पिछले 5 महीने में हुआ है, और इनमें टॉप पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। पूरी रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, लगातार बढ़ती निवेशकों की रफ्तार, आखिर क्या कहता है डेटा? जी बिल्कुल, कहेंगे तो एनएसई के जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके आंकड़े जो है 9 करोड़ के जो है पार हो चुके हैं। अब जो है याद रखिए रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस है, और जो कुल मिला के सारे इन्वेस्टर्स की बेस के बारे में बात करें तो लगभग 17 करोड़ का ये आंकड़ा आ रहा है। इंटरेस्टिंगली बात बताऊं कि पिछले 5 साल में जो है इन्वेस्टर बेस जो है 5 गुना बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आया कैसे, ये ग्रोथ कैसे हुई है? ऑफकोर्स 6 से 7 करोड़ के बीच अगर देखा जाए तो लगभग 9 महीने लगे थे। अब वहीं अगर उसके बात करें 7 से 8 करोड़ के जो यूनिक इन्वेस्टर्स आए हैं उसमें जो है लगभग 8 महीना लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो आखिरी 1 करोड़ आया है 8 से लेकर 9 करोड़ तक, ये सिर्फ जो है आप कह सकते हैं सिर्फ 5 महीने में देखने मिली है। ऑफकोर्स 9 महीने 8 महीने हुए, लेकिन ये आंकड़ा देखिए 5 महीने में ही आखिरी 1 करोड़ एडिशंस आए हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 से जो है नए इन्वेस्टर्स कहाँ पे आए हैं, कौन से स्पेस में, कौन से सेगमेंट में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिले, तो उत्तर भारत में देखिए 42% नए जो है निवेशक आए हैं। और इसके अलावा जो है वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। अब सवाल उठता है कि कौन से ये स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नए निवेशक देखने मिले हैं इस पीरियड में। तो 2 अहम स्टेट्स आते हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे आप कह सकते हैं 1/4 जो टोटल एडिशंस हुए हैं नए इन्वेस्टर्स के अक्टूबर 2023 से, यहाँ इन दोनों ही प्रांत में देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एडिशंस जो है अच्छी देखने मिल रही है। इसके अलावा ये जो यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के अलावा जो है 46% जो टोटल नए इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले 5 महीने में डिस्ट्रिक्ट्स में आए, जो टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद है। इसका मतलब आप सोचिए कि जो भारत का सेगमेंट है Tier 2 Tier 3, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन में बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब हम बात करेंगे इसके रीजंस क्या हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला बात है कि जो केवाईसी प्रोसेस होती है,
नो योर कस्टमर प्रोसेस, उसमें एक सिंप्लीफिकेशन आया है, उसके कारण और ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने मिली है। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा है और लास्ट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार में देखने मिला है लंबे अवधि के लिए, उसके कारण नए निवेशक भी जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनएसई के जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स बेस है अब वो 9 करोड़ के आंकड़ा पार हो गया है और स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ पे देख रहे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है।